तो सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आए वो लाइट के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो देखते हैं कि हम एक क्लास के अंदर इसको मैक्सिमम कितना कवर अप कर सकेंगे, कितने इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर सकेंगे। मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि लाइट के हवाले से 2-3 एक्सपेरिमेंटल वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा यूट्यूब की, जिसमें लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हुए लाइट के एक्सपेरिमेंट्स के रिलेटेड। तो आप उनको लाजमी देखिएगा ताकि आपका माइंड जो है वो एटीपी लाइट के हवाले से थोड़ा खुले कि किस तरीके से लाइट के एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द सेशन हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम एक आध लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्या नाम है सेशन हमारे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था, तो हमें वो चीज़ें थोड़ी सी देखनी ज़रूरी थी। बहरहाल मुश्किल नहीं है, इजी ही है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं लाइट के हवाले से। स्टूडेंट डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस को डिटरमिन कर रहा है। द apparatus इज सेट अप एज शोन फिगर 1.1। द illuminated ऑब्जेक्ट इज फिक्स एट पॉइंट जीरो मार्क। जीरो मार्क के ऊपर एक illuminated ऑब्जेक्ट आपका फिक्स हुआ है on a meter rule. The perpendicular distance u of a object from the lens, यानी ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर u है। On figure 1.1 mark u and label 15 सेंटीमीटर। तो आपने सिंपली यहाँ से लेके, अच्छा एक चीज़ का आपने ख्याल करना है वो ये है कि जो आप u को मार्क करोगे वो सेंटर टू सेंटर मार्क करना है, यानी लेंस के सेंटर से आपने ऑब्जेक्ट के सेंटर तक मार्क करना है इस तरह से। और मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करूँगा। लेंस के सेंटर से मार्क होना चाहिए, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे लेबल कर दूंगा u या फिर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद वो आपसे बोल रहा है द इमेज ऑन द स्क्रीन इज नॉट क्लियर। इमेज जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो वो क्लियर नहीं है। एंड द सेंटर ऑफ द इमेज इज अबव द सेंटर ऑफ द लेंस। और सेंटर ऑफ द इमेज जो है वो इमेज का सेंटर अबव है, लेंस का सेंटर नीचे है। Explain how the apparatus is adjusted to produce a focused image on the screen। अब focus image हमने produce करनी है तो हम किस तरीके से जो है focus एक आपका जो है वो produce कर सकते हैं। तो फोकस करने का तरीका क्या होगा? अब ये ब्लर है ना, आप क्या कर सकते हो, आप ये जो आपका लेंस, आप जो स्क्रीन है आपकी, वो आप अपनी आगे या पीछे मूव कर सकते हो। अपनी स्क्रीन को आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हो कि आपकी इमेज फोकस हो जाए स्क्रीन के ऊपर। तो इमेज को फोकस करने के लिए आप यहाँ पे ये चीज़ लिखोगे कि यू कैन मूव द स्क्रीन along the ruler to get a focused image। इमेज को फोकस इमेज हासिल करने के लिए हम ये कर सकते हैं, प्रोजेक्टर को जो हम लोग एडजस्ट करते हैं ना वो बेसिकली इसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। सो दैट, अच्छा आगे सेकंड पार्ट, सो दैट द सेंटर ऑफ द इमेज इज लेवल विद द सेंटर ऑफ द लेंस। अब इसका और इसका, ये दोनों का सेंटर बराबर हो जाए, इसका क्या तरीक़ेकार होगा? इसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आओ और इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ जाओ तो ऑब्जेक्ट की लाइट रेज बिल्कुल लेंस के सामने से गुजरेंगी और अपनी स्क्रीन जो है, ये वाली जो स्क्रीन है आपकी, वो स्क्रीन के ऊपर आपकी इमेज बिल्कुल सीधी आएगी। सही है? ये आपकी जो ब्लैक वाली स्क्रीन है इसके ऊपर आपका अगर ये ऑब्जेक्ट आप ऊपर लेके आ जाओगे लेंस के बिल्कुल सामने, तो आपकी जो इमेज है वो भी आपकी लेंस के सामने आएगी। तो आप यही बोलोगे टू रेज द ऑब्जेक्ट so that image is level with the center of the lens। सही है, ताकि इमेज जो है आपके सेंटर ऑफ द लेंस के साथ एडजस्ट हो जाए।
द इमेज ऑन द स्क्रीन इज इन फोकस। अब वो इमेज फोकस हो गई आपकी। द स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द स्क्रीन। Figure 1.2 shows the enlarged view of a part of a screen and the meter rule. State the reading on the meter rule at the position of the screen. अब स्क्रीन के ऊपर वैल्यू 445 40 46 सही है, 10 डिवीजन है यानी 45.1 हो जाएगा ये। तो ये 45.1 और मैं यूनिट भी लिखूंगा सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ तो मुझे यूनिट खुद लिखना पड़ेगा लाजमी। Use your answer in C1 to calculate the distance v of the image from the lens. अब हमें जो है ना बेसिकली एक बात को समझिए कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया है ना अभी फोकस्ड होने के बाद, वो आया 45.1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो आपकी इमेज जो स्क्रीन है जो लेंस है इनके दरमियान का डिस्टेंस v निकालो। अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास टोटल डिस्टेंस 45.1 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें से अगर मैं 15 सेंटीमीटर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा v का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यही काम करूंगा बेसिकली, दैट इज़ 45.1 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर, और तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 30.5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा 30.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो मैं मेंशन करूँगा वो लिखूँगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इन द स्पेसेस इन फिगर 1.3 राइट योर वैल्यू ऑफ v फ्रॉम C2 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ v u हमने लिख ली। ऑन फिगर 1.4 प्लॉट द ग्राफ v सेंटीमीटर ऑन द y एक्सिस, v आपका y एक्सिस के ऊपर है, एंड u सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस, u सेंटीमीटर मैंने x एक्सिस के ऊपर बना लिया। स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम v इक्वल्स टू 10 एंड u इक्वल्स टू 10। v 10 और u 10 के हिसाब से आपने ग्राफ जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा जी, ये ऑलरेडी आपका मार्किंग हुई है 10-10 की ऑलरेडी जो है। आप सबसे पहले अपना एक्सिस मार्क करोगे v बाय सेंटीमीटर, u बाय सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा मैं इस ग्राफ को प्लॉट नहीं कर रहा अब यहाँ पे, क्योंकि मैंने इतने ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ आपके लिए। तो ग्राफ को ये प्लॉट करने वाली चीज़ ना मैं आपकी ज़िम्मेदारी के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी छोड़ोगे, तुम लोग करोगे क्योंकि तुम लोगों ने पेपर देना है। ठीक है, मेरा मकसद ये था ग्राफ प्लॉट करना सिखाना, वो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ बहुत दफ़ा, और इससे पहले जितनी क्लासेस हुई हैं सब में मैंने ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है ग्राफ प्लॉट देख लेना है कि किस तरह प्लॉट होगा। एक कर्व लाइन प्लॉट होगी। ठीक है, कर्व लाइन प्लॉट करने बेस्ट फिट की अपनी मार्किंग वगैरह डाल के। आगे बोल रहे हैं, सजेस्ट 2 प्रैक्टिकल टेक्निक्स दैट द स्टूडेंट यूजेस टू मेक द वी एक्यूरेट एज पॉसिबल। अब v की मेजरमेंट को उन्होंने बोला है कि ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, रीडिंग ऑफ v निकालने के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेट हम हमारा एक बॉडी, ये समझ लो कि एक इसके बारे में हम इतनी दफ़ा आंसर लिख चुके हैं कि किसी चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए वी टेक मल्टीपल रीडिंग्स। ठीक है, वी टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड एवरेज देम आउट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल रीडिंग ले सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, वी जो है बेसिकली हम जो मेजर कर रहे हैं वो तब मेजर कर रहे हैं जब जो है हम लोग स्केल से मेजर करते हैं, और इस तरह की रीडिंग लेते हुए एक हमारा एरर आता है जिसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। ठीक है, तो पैरेलैक्स एरर को हमने अवॉइड करना है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वी विल अवॉइड पैरेलैक्स एरर। ठीक है, हम पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करेंगे बाय कीपिंग लाइन ऑफ साइट। हमने बताना भी है कि किस तरह आप अवॉइड करोगे। लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द रीडिंग। तो रीडिंग के परपेंडिकुलर
लाइन ऑफ साइट को रीडिंग के परपेंडिकुलर रख के आप पैरेलक्स एरर को अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन u इज इक्वल टू v, थ्योरी शोज दैट द फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस इज गिवन बाय f इज इक्वल टू u बाई 2। यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ f। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ तो बनाया नहीं है, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। जब आपने ग्राफ बनाया हुआ होगा ना, तो ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें जो u की वैल्यू है और जो v की वैल्यू है वो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। यानी अगर ये 15 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। ग्राफ में एक पॉइंट लाजमी ऐसा होगा। आपने क्या करना है, आपने वो पॉइंट को पिकअप करना है, और जैसे ही आप वो पॉइंट पिकअप करोगे देन यू विल यूज़ द फॉर्मूला f इज इक्वल टू u बाई 2। अब u की वैल्यू और v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर पे दोनों पे अगर इक्वल थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप ऊपर लिखोगे 15 सेंटीमीटर, डिवाइड करोगे उससे 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दोगे। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास ग्राफ मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 2, a student investigates the effect of a converging lens on a sun on a light from a sun। अब एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये सूरज से रोशनी आ रही है, ये कार्डबोर्ड एज अ स्क्रीन काम कर रहा है, और मज़े की चीज़ ये है कि ये कार्डबोर्ड के ऊपर बाकायदा फोकस हो रहा है। तो हमारी इमेज ऑफ अ सन जो है वो इस कार्डबोर्ड के ऊपर बन रही है। The student uses the converging lens to produce a clear image of the sun on the white paper as shown in figure 2.1। The student measures the perpendicular distance from the center of the sun to the card। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि सेंटर से कार्ड तक का। यूज ऑन फिगर 2.1, मार्क द डिस्टेंस एंड लेबल इट एस एस। तो हमने वो डिस्टेंस मार्क करना है, हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मार्क किया जाता है। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस एस मार्क कर दिया। अब ये डिस्टेंस कह रहा है कि स्टेट द नेम गिवन टू दिस डिस्टेंस। अब यहाँ पे मार्क दिस डिस्टेंस मार्क करने को बोल रहा है बेटा, वैल्यू नहीं निकालनी, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि नेम द स्टेट द नेम गिवन टू दिस डिस्टेंस। हमने नाम देना है इस डिस्टेंस को। अब इस डिस्टेंस को हम क्या नाम दे सकते हैं, बिल्कुल फोकल लेंथ है ये। और ये फोकल लेंथ क्यों है, ये फोकल लेंथ हमारा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर तमाम रेज आके फोकस कर रही हैं। तो बेसिकली जी बोलो अब्दुल्ला। सेकंड पुराना वाला क्वेश्चन दिखाइएगा। कौन सा वाला पार्ट पुराने वाले क्वेश्चन में? पिछला वाला इसमें बस सही, और इससे भी पहला वाला इसमें मैंने ग्राफ बनाया नहीं है इसमें अब्दुल्ला। उससे भी पहला वाला सही है सर। तो हम ये बात कह रहे थे कि मिसाल के तौर पे ये आपका लेंस है। ठीक है अब्दुल्ला, आवाज़ बंद कर दो बेटा। अब मिसाल के तौर पे ये लेंस है, अब ये फोकस पॉइंट है। ठीक है, अब जो है आपकी लाइट रे क्या करती थी, आपकी लाइट रे यहाँ से आती थी और इस फोकस पॉइंट के ऊपर जो है बैंड हो जाती थी। ठीक है, अब आपको पता है ना कि ये बेसिकली लेंस से लेके ये फोकस पॉइंट जो है, जो फोकल पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाती है फोकल लेंथ। तो लाइट जो है जिस पॉइंट पे आके सब एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं, उस पॉइंट से लेके लेंथ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। चूँकि इस पॉइंट के ऊपर भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने जो इसको लेबल करा है एस, इसका नाम भी फोकल लेंथ होगा। Describe in detail the experimental technique used to obtain an accurate value for the distance। अब इस accurate value को हम किस तरह निकाल सकते हैं, accurately किस तरह मेजर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी चालाकी का मुजाहरा करो तो आपने बिल्कुल सिमिलर चीज़ जो है एक एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ी है। देख रहे हो आप किस तरीके से इजीली जो है नीचे आपने क्या करा, नीचे जो है आपने स्केल रख दिया, स्केल के ऊपर स्क्रीन रख दिया, स्क्रीन को आपने वुडन ब्लॉक से सपोर्ट किया हुआ है, लेंस को आपने एक सपोर्ट दी हुई है,
आपके लिए डिस्टेंसेस को मेजर करना बहुत इजी है। तो इसी एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को आप अपने वहाँ पे बना सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पे यही चीज़ करूँगा। एटीपी के ज़्यादा क्वेश्चन करने का ये बेनिफिट होता है कि आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का आइडिया मिल जाता है, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो मैं सबसे पहले एक बेंच बना देता हूँ। ये मेरे पास बेंच हो गई, ठीक है, ये बेंच हो गई। और बेंच के ऊपर मैं एक रूलर को सपोर्ट दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। ये मेरे पास रूलर आ गया, और रूलर के पास जो है मैं अपनी एक स्क्रीन लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीन लिखूँगा, और स्क्रीन को मैं अपने जो है एक वुडन ब्लॉक से सपोर्ट भी दे देता हूँ, सही है, वुडन ब्लॉक, सही है। ऑफ कोर्स रूलर के ऊपर मार्किंग्स वगैरह मौजूद होंगे आपकी। हमारे पास लेंस मौजूद होगा, ठीक है। लेंस की सपोर्ट पहले मैंने बना दी, और लेंस यहाँ पे अब फिर मैंने इस तरीके से बना दिया। ये मेरे पास लेंस हो गया, तो मैं यहाँ पे लेंस बना देता हूँ, लेंस, और यहाँ बोलूँगा लेंस सपोर्ट, ठीक है भाई। इस तरीके से मैंने बना दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी करूँगा। सबसे पहले मैं इसको किस तरह से करूँगा कि वुडन ब्लॉक का काम है स्क्रीन को सीधा रखना, स्क्रीन को पीछे से सपोर्ट करना, ठीक है। यूज a roller on the bench, keep the supported screen and supported lens near the ruler. Now you can measure its distance by avoiding any parallax error। थोड़ा सा बता दिया इस पूरे सेटअप का मकसद, पैरेलक्स एरर। और फिर थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बताई एक्यूरेसी के लिए। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एक्यूरेसी मैंने पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, रिपीट, टेकिंग रीडिंग्स एंड टेक एवरेज टू गेट एक्यूरेट रीडिंग। ये हमारे पास पूरा सेटअप भी बना दिया हमने, और हमने जो है इसको डिस्क्राइब भी कर दिया कि ये सेटअप हमारी एक्यूरेसी में किस तरह हमें असिस्ट कर रही है, ठीक है भाई। ये इसका तरीक़ेकार हो गया पूरा। आगे जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से नए टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू होते हैं। फिगर 3.1 shows a transparent plastic prism on a sheet of white paper। ये प्लास्टिक प्रिज्म है, ये वाइट पेपर की शीट है। फिगर 3.2 shows a ray of light from ray box directed towards the prism। ये हमारे जो है बेसिकली रे बॉक्स से हमारी लाइट जा रही है, M1 M2 है यहाँ पे। लाइट रे इधर एंटर होगी, इधर से टकराएगी, यूँ आएगी और वापस यूँ करके निकल जाएगी। इस तरह लाइट रे चलेगी। किस तरह पता चला भाई मुझे? वैसे ये वाली चीज़ जो मुझे पता चली, ये वो दैट वाज फ्रॉम माय थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आपको याद हो, एक कॉन्सेप्ट था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अगर किसी बंदे ने जो है इनफ लाइट के क्वेश्चंस किए हैं, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो तो हमने एक चीज़ डिवाइस पढ़ी थी पेरिस्कोप के नाम से, जिसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ लगाया था,
और राइट एंगल ट्राइंगल हमारा यहाँ पे लगा हुआ था। लाइट रे यहाँ से आती थी, इस तरह से यूं करके चलती थी। हाँ, इमर्जेंट रे वो होती है जो लाइट जो बाहर निकलती है। तीन टाइप की रेज होती हैं। लेट्स से अगर ये ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, लाइट रे जो यहाँ पे आती है ये कहलाती है इंसिडेंट रे, जो अंदर जाती है वो कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकलती है वापस से वो कहलाती है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का मतलब होता है एक किसी चीज़ से इमर्ज करना, इससे समझो, इमर्जेंट रे किसी चीज़ से निकलना, तो इमर्जेंट रे का मतलब ये है। अ स्टूडेंट मेक्स 2 मार्क्स M1 एंड M2, बच्चा जो है 2 मार्क्स बना देता है M1 और M2 को on the incident ray and 2 marks labeled M3 and M4 on the emergent ray। अब इसने यहाँ पे एक रे बॉक्स रखा था, लाइट रे यहाँ से आ रही थी, इस बच्चे ने यहाँ पे 2 मार्क्स लगा दिए M1 M2, और जो रे निकल के बाहर आ रही थी M3 M4 का मार्क उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, इस तरह से इसने काम करा है अपना। On figure 3.2 continue the path of the ray through the prism। बहुत इजी है, मुझे अपना रे का पाथ बनाना है, तो रे का पाथ मैं बनाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, मैं अगर आप चालाक हो गए ना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे वो फौरन से इसको घुमा देंगे, लेकिन अगर आप चालाक हो गए ना आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप आओगे यहाँ पे और इसको यहाँ से इस तरह सीधी बना दोगे। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, जिन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एक लाइन बना सकते हो। आप फिर इस लाइट को यहाँ पे लाइन को लोगे और इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो, अपनी एक लाइन बना सकते हो। ये एंगल ठीक है क्या, 80 90 का। ये थोड़ी सी चालाकी से काम लेना है आपने। तो ये लाइट रे आपने बनाई, ठीक है, थोड़ा ख्याल करना है, ये जो छोटी मोटी निकल रही है ना ऐसा निकले नहीं है, ये मुनासिब नहीं लगता है। और ऑफ कोर्स रे डायग्राम में आपने फिर अपनी एरोज हेड भी मेंशन करना है। ठीक है, इस तरह आपकी रे बन जाएगी। डिस्क्राइब द अफेक्ट दैट द प्रिज्म हैज ऑन द रे लाइट। अब ये कौन सा अफेक्ट कहलाता है, मैंने अभी अभी डिस्कस किया, ये पूरा अफेक्ट कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये अफेक्ट पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अफेक्ट है। अ सेकंड स्टूडेंट डज नॉट हैव अ रे बॉक्स, एक ऐसा बच्चा है जिसके पास रे बॉक्स नहीं है। डिस्क्राइब हाउ ही कैन परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग पिन्स, वो पिन्स के ज़रिए से किस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इसको काफ़ी कान खोल के गौर से सुनना। ये बच्चा जो दूसरा बच्चा है जिसके पास ये रे बॉक्स नहीं है ना, जो ये लाइट रे नहीं आ सकती, वो बच्चा क्या करेगा, वो पिन्स का इस्तेमाल करेगा। वो पिन्स को किस तरह प्लेस करेगा, पहले वो M1 और M2 के ऊपर 2 पिन्स को प्लेस कर देगा। ठीक है, अब वो M1 और M2 के ऊपर जैसे ही 2 पिन्स को प्लेस करेगा, होगा क्या कि फिर ये बच्चा यहाँ से देखेगा इसे, इस बच्चे को जो है ना एक चीज़ दिखेगी कि यार कि M1 M2 के ऊपर पिन प्लेस करने से जब लाइट रिफ्लेक्ट करके इसके पास आएगी तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से M1 और M2 की पिन दिखेंगी। ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा फिर यहाँ पे M3 और M4 के ऊपर दोबारा पिन्स लगाएगा। जब ये M3 और M4 के ऊपर पिन लगाएगा, अब उसके पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। वो क्या कर सकता है, फिर अपने इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट करके वापस से इस लाइट रे डायग्राम को बना सकता है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ। पहले जो इंसिडेंट रे आ रही होगी वो सिंपल जो है 2 पॉइंट्स के ऊपर अपनी पिन्स को प्लेस करेगा, फिर वो देखेगा यहाँ से उसको, चूँकि रोशनी जो होगी थ्योरेटिकली वो यहाँ से होके यहाँ पे आ रही होगी, इस बच्चे को ये 2 पिन्स दिख रही होंगी, ये जो 2 पॉइंटर आप मार्क करोगे इंसिडेंट रे के ऊपर जो पिन लगाओगे वो दोनों पिनें इसको आंखों में दिखेंगी। तो ये उन पिक्चर के ज़रिए से जो इसे आंखों में दिखेगी यहाँ पे 2 पिन लगाएगा। जैसे ये बच्चा यहाँ पे 2 पिन लगाएगा, अब
ये क्या कर सकता है, ये इंसिडेंट रे को भी प्लॉट कर सकता है, ये इमर्जेंट रे को भी प्लॉट कर सकता है, और इनको आप बेसिकली जो है ज्वाइन करके पूरी रे डायग्राम को अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। रे डायग्राम तो नहीं बोलना चाहिए इसे, रे पाथ को वो अपनी कंप्लीट कर सकता है। ये था लाइट की वो बात जो अभी तक आपने गो थ्रू नहीं की हुई। सही है। इसके ऊपर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं आपको जो है एक आध एक्सपेरिमेंट जिन लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है उसकी यूट्यूब से निकाल के एक आध वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यार ये लाइट के एक्सपेरिमेंट जो एटीपी के अंदर आ रहे हैं एक्चुअल में ये किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। अब हम इसको लिखेंगे कहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है। प्लेस 2 पिन्स ऑन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के ऊपर आप 2 पिन्स लगाओगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी लाइट सोर्स, किसी भी तरह के कोई भी लाइट सोर्स को यूज़ किए बगैर। फिर आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट द लाइट रे लाइट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, क्या बात है। द लाइट पासिस थ्रू प्रिज्म will emerge from other side, ठीक है। आप ये बोलोगे यूजिंग द इमेज ड्रॉप 2 pins on the reflection of initial pins, ठीक है। अब आपके पास पूरी डायग्राम बन चुकी है, अब आपके पास वो भी आ गई है। अब सिंपल आपने क्या करना है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जॉइन नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं यूजिंग these pins now light ray path can be drawn, ठीक है। इस तरह से लाइट रे पाथ को आप ड्रॉ कर सकते हो। और मैं थोड़ी सी अगर डायग्राम आप बनाना चाहो ना, डायग्राम इस तरह की बनेगी इसमें। ये आपके पास हो गया, आपके पास जो है जो आपकी प्रिज्म है वो इस तरह से प्लेस होगा, ठीक है। ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप जो है पिन नंबर 1 बोल दो, ये पिन नंबर 2 हो जाएगा, और इसे आप फिर आप इसी के रिस्पेक्ट से इसको पिन नंबर 3 बोल दोगे, इसे पिन नंबर 4 बोल दोगे, और फिर जो है एक लाइट रे अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैं थोड़ा सा डिटेल्स और ऐड कर रहा हूँ। शोज पिन्स प्लेस्ड, थोड़ी सी और लेबलिंग कर लेते हैं। ग्लास प्रिज्म बोल देते हैं इसे आप वाइट शीट बोल दो, हो गया हमारा। सही है। इस तरह से आपने जो है अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया। लाइट जो है ना, जो आपकी सराउंडिंग में बस चीज़ मौजूद है ना, बस वही लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई स्पेशल जगह से लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह जो कमरे में रोशनी होती है, हम अब शीशे के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो वो जो कमरे में रोशनी होती है बस वही इस्तेमाल होती है हमारी रिफ्लेक्शन हमें दिखाने के लिए। कोई हम स्पेशली अपने ऊपर लाइट को शेड नहीं करते अपने आप को देखने के लिए। तो इसी तरह से जो कमरे में रोशनी होगी उसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए आप पिंस को आइडेंटिफाई कर रहे होगे, उनकी लोकेशंस को,
तो बेसिकली आप जो है ना इस पूरी चीज़ के ज़रिए से ओके सन भी इंक्लूडेड होगा, नहीं सूरज ज़रूरी नहीं है जो कमरे में रोशनी हो कि असल में बहस ये नहीं है मारिया कि लाइट यहाँ पे कहाँ से आ रही है। हमारा ये है कि तरीक़ेकार क्या आप ऑब्टेन करेंगे, चाहे वो सूरज से आ रही हो रोशनी, चाहे वो जो है आपके कमरे के बल्ब से आ रही हो रोशनी, दैट डजेंट मैटर। ओके बस रोशनी आनी चाहिए कहीं से भी हो, बस पूरे कमरा रोशन होना चाहिए। ज़ाहिर है आप पूरा अंधेरे में तो परफॉर्म नहीं करोगे, अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम ये वाला पार्ट कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 अभी। तो लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 4। A student performs an experiment using the optical pen to find the effects of a circular block made of transparent plastic on a parallel ray of light. The figure 4.1 shows the circular block on a white sheet of paper. अब ये आपका circular block है. This is the white sheet of paper. These are the three lines. अगर आप देखो line number 1 बिल्कुल सीधी जा रही है, line number 2 1 और line number 2 बिल्कुल सीधी है, line number 1 और line number 3 आपकी इस तरह से मौजूद है। Let's go ahead, देखते हैं क्या होता है। The student draw the round the block with a sharp pencil, ठीक है। The student also draw the three parallel lines up to the block before starting the experiment. अब इस बच्चे ने क्या करा, इस बच्चे ने जो ब्लॉक आप इस्तेमाल कर रहे हो ना उसकी शेप बना ली, और जो पेंसिल जो आपकी रे जहाँ से जाएगी ना वो रे भी आपने इसने सीधी सीधी बना दी है, ठीक है भाई। आगे बोलते हैं, द एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट्स ड्रॉ राउंड द ब्लॉक। अब वो कह रहा है कि आपने जो स्टूडेंट है ना ये, इसने जो है बेसिकली घुमा के क्यों बनाया है, मतलब इसको राउंड क्यों बनाया है। अब ऑफ कोर्स आपका जो ब्लॉक होगा वो राउंड होगा ना, इनिशियली जो सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक होगा वो राउंड होगा, तो इसने इसलिए ऐसा बनाया ताकि जो आपका सर्कुलर राउंड ब्लॉक है दैट कैन बी प्लेस परफेक्टली ओवर इट, ठीक है, वो इसके अंदर से परफेक्टली प्लेस हो। और जब वो परफेक्टली प्लेस हो और अगर मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता ये मूव हो जाता है राउंड सर्कुलर राउंड ब्लॉक, तो आपको पता हो कि वापस से इसे किस जगह पे रखना है, तो इसकी एक्चुअल प्लेसमेंट जो है ना वो आपको पता हो जाए, ये मकसद है इसका सर्कुलर राउंड ब्लॉक बनाने का मकसद। वरना फिर ये हो सकता है कि वो आगे पीछे हो जाए तो फिर आपके लिए एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको यही बोलते हैं कि सो दैट सर्कुलर राउंड ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड back to its original position if it's moved। अगर उसे गलती से मूव करना पड़ रहा है हमें, तो हम जो है उसे वापस से उसकी ओरिजिनल सही जगह पे रख सके। आगे बोल रहा है, द स्टूडेंट प्लेसेस पिन 1 एंड पिन 2 ऑन लाइन 1 रिप्रेजेंटिंग एन इंसिडेंट रे। पिन 1 और पिन 2, ये पिन 1 है, ये पिन 2 है, ठीक है, दो पिन लगाई हैं उन्होंने। अच्छा जी, अब बच्चा जो है ना यहाँ से देख रहा है आपका पिन 1, मैं थोड़ा सा आँख बना दूँ उसके लिए, इस तरह से देख रहा है बच्चा, ये इसकी आँख है, ये इसने पिन 1 लगाई और फिर इसने इसी के पीछे बिल्कुल पिन 2 लगाई। अब पिन 1 और पिन 2 लगाने का तरीक़ेकार क्या होता है, देखो अगर मिसाल के तौर पे पिन 1 आपकी इस तरह से और मुझे इसके पीछे पिन 2 लगानी है, तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि अगर मैं इसे बिल्कुल सामने से देखूंगा ना, तो बिल्कुल पिन 2 जब पिन 1 के पीछे हाइड हो जाएगी, मेरी बात सुनिएगा, जब पिन 2 में प्लेस कर रहा हूँ पिन 1 के पीछे बिल्कुल हाइड हो जाएगी, तो ये बात का समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ से जो है ना पिन 1 आपकी पिन 2 के बिल्कुल पीछे लगी हुई है। तो अगर ये बच्चा यहाँ से इस चीज़ को देखेगा, ये पिन 1 लगाई हुई है, जब पिन 2 पिन 1 के पीछे हाइड हो जाएगी तो ये बात समझ जाएगा कि ये दोनों एक ही लाइन के अंदर प्लेस हुए हैं, ठीक है। इस तरह से पिन 1 और पिन 2 उसने प्लेस किया। आगे वो बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट प्लेसेस पिन 3 एंड पिन 4 टू लोकेट द इमर्जेंट रे। पिन 3 और पिन 4 को उसने किस तरह से जो है प्लेस किया, ये पिन 3 है, ये पिन 4 है। इस स्टूडेंट ने पिन 1 और पिन 2 किस तरह प्लेस किया वो तो हमें समझ में आ गया।
पिन 3 और पिन 4 को वो किस तरह करेगा, ये हमने बात को समझना है। अब पिन 3 और पिन 4 को जो है, देखो यहाँ पे ग्लास ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है ना, एक ग्लास ब्लॉक रखा हुआ है इधर। अब पिन 1 और पिन 2 की जो भी रे होगी वो यहाँ से टकराएगी, और पिन 3 और पिन 4 की तरफ वो क्या कर चुकी होगी, बेंड कर चुकी होगी। जैसे बेंड करेगी वापस से पिन 3 और पिन 4 की तरफ यूं करके बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल ये पैदा होता है, पिन 3 और पिन 4 को हम देख कैसे पाएंगे, और हम किस तरह से पिन 3 और पिन 4 को बनाएंगे। इसके बनाने के लिए हमें वापस से इस वाली चीज़ को समझना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे समझी थी। हमने क्या समझा था, हम पिन 1 और पिन 2 को यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है, और पिन 3 और पिन 4 को प्लेस करने के लिए स्टूडेंट पहले यहाँ से देखेगा, और उसको पिन 1 और पिन 2 की जो रिफ्लेक्शन दिखेगी उसको यूटिलाइज करते हुए वो पिन 3 और पिन 4 को प्लेस करेगा। सेम स्टूडेंट यहाँ पे भी यही चीज़ कर रहा होगा। किस तरह से भाई, अब जाहिर है जो आपकी पिन 3 और पिन 4 जो यहाँ पे स्टूडेंट आपका मौजूद होगा, ठीक है, स्टूडेंट की आँख वो क्या करेगी, वो देखेगी यार ये तो रोशनी इधर से आ रही है, ठीक है। अब वो उसको रोशनी में दिखेगा क्या, रोशनी में उसे जो यहाँ से रे आ रही है यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यहाँ से इमर्ज होके इसको दिखेगी एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ पिन 1 एंड पिन 2। तो वो पिन 1 और पिन 2 जो इनिशियली उसने प्लेस की थी उसकी रिफ्लेक्शन को यूटिलाइज करते हुए पिन 3 और पिन 4 को प्लेस करेगा। उसकी आंख बाय द वे यहाँ पे होगी, ठीक है। पिन 1 पिन 2 प्लेस करने के लिए उसकी आंख यहाँ पे होगी, और जब पिन 1 पिन 2 प्लेस कर चुका होगा तो पिन 3 और पिन 4 को प्लेस करने के लिए उसकी आंख यहाँ पे आ जाएगी। तो अब मैं यही चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, पिन 3 और पिन 4 का आप किस तरह प्लेस करोगे, पिन 3 और पिन 4 को प्लेस करोगे बाय व्यूइंग रिफ्लेक्शन बोलेंगे, या फिर बाय व्यूइंग द पिन 1 एंड पिन 2 थ्रू द block he can put pin 3 and pin 4। अब ये वाली बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन लाइन विथ पिन 1 एंड पिन 2। सो पिन 1 और पिन 2 को देखते हुए वो क्या करेगा, पिन 3 और पिन 4 को लगाएगा, कीपिंग इन व्यू दैट पिन 1 और पिन 2 के साथ पिन 3 और पिन 4 बिल्कुल इन लाइन होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो अपने पिन्स को रिप्लेस करेगा, ठीक है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट डिफ़िकल्ट होंगे थोड़े से समझने में, इसी के रिस्पेक्ट से जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूंगा, वो जैसे मैंने पहले बोला है। फिगर 4.1 कंप्लीट द पाथ ऑफ अ रे अलॉन्ग द लाइन 1 थ्रू द ब्लॉक, ठीक है। अब हमने लाइन 1 की पाथ कंप्लीट करना है। लाइन 1 का पाथ कंप्लीट करने के लिए आप चालाकी का इस्तेमाल करेंगे। चालाकी का इस्तेमाल अब ये करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हम इन दोनों को जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ये अब आपके पास दो पॉइंटर्स आ गए, ठीक है। एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। अब आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने लाइट रे अपनी कंप्लीट कर ली। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या गलती करते हैं, वो स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जो है ना इनको डायरेक्टली इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये जो बेंडिंग आप दिखा रहे हो, यहाँ पे जो बेंडिंग आपको दिख रही है, ये बेंडिंग दिखाते ही नहीं है वो डायरेक्ट जो है ना इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। ये गलत है। यहाँ पे बेंड होगी, उसके बाद यहाँ पे भी बेंड होगी, लेकिन ये किस एंगल पे बेंड होगी हमें नहीं पता होता, इसलिए हम पहले ये वाली बनाते हैं, फिर ये वाली बनी हुई होती है, फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अगर आपने देखा हो, मैंने ग्लास प्रिज्म के साथ भी यही किया था। पहले मैंने ये वाली बनाई थी, फिर मैंने ये वाली बनाई थी, फिर इसको ज्वाइन किया था। तो ये तरीक़ेकार है इसका। आगे बात करते हैं। ड्रॉ द नॉर्मल एट अ पॉइंट वेयर द लाइट रे where the ray along the line 1 enters the block। अब नॉर्मल बनाना है भाई, ठीक है। अब नॉर्मल बनाने के लिए जो है, ये जो आपकी सरफेस होती है ना,
ये इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल बनाना है, इस क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर लाइट रे उसके अंदर एंटर हो रही है ना। नॉर्मल बनाने के लिए जो आपकी सरफेस है इसके 90 डिग्री पे आपने बनाना होता है। तो यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है अपना डी, ठीक है, और डी को इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री के ऊपर होना। तो परफेक्टली तो हम शायद नहीं बना पाएँ, लेकिन ट्राई करेंगे कि जितना बेहतर बन सके उतना बेहतर बनाते हैं। एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और उसी के रेफरेंस से अब हमारे पास बस मुझे एक ही पॉइंट चाहिए था, वो एक पॉइंट मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्केल लूँगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दूँगा नॉर्मल के नाम से। ठीक है, और इसको लेबल भी कर दूँगा नॉर्मल। ये मेरा नॉर्मल हो गया, जो कि मेरी सरफेस से 90 डिग्री पे आ गया। आप देखो मेरी जो ये सरफेस है, ये वाली सरफेस, इसके ऊपर मेरे ये 90 डिग्री आ रहा है। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर द रे अलोंग द लाइन 1 एंटर्स। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट मेजर करना है भाई आपने। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इन दोनों के दरमियान का एंगल मेजर करना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ का एंगल मेजर कर लेते हैं। हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया जाता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान मेजर किया जाता है। और स्टेशनरी लेके जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टेशनरी की सख्त ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से डी इस तरह रखता हूँ। तो मेरे पास जो आ रहा है तकरीबन, मैं पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ इसको, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर होना चाहिए जिस तरह हमने बनाया है, ठीक है, ये सही है। अब जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो हमने एंगल मेजर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये एंगल है 90 डिग्री। ये मेरे पास एंगल आ रहा है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। तो ये मेरे पास 90 है पूरा और ये 58 है, तो 90 माइनस 58 डिग्री, तो मेरे पास ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा। तो मैं ये करूँगा 90 माइनस 58, 90 माइनस 58 हो जाएगा मेरे पास माइनस 58 डिग्री, 60, 70, 80, 90, 32 डिग्री हो जाएगा। तो अराउंड मेरे पास 32 डिग्री आ जाएगा। इसमें हल्का फुल्का ऊपर नीचे अलाउ करेगा आपको, वो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Explain why a ray along the line 2 passes through the block without changing direction। अब ये जो ब्लॉक लाइन 2 है आपकी, ये वाली लाइन जो 2 है, ये सीधी क्यों चली गई भाई, ये बेंड क्यों नहीं हुई, ये बताना है आपने। लाइन 2 की खसूसियत ये है कि लाइन 2 जो है ना, बिल्कुल नॉर्मल जो बनेगा आपका 90 डिग्री के ऊपर होना है, वो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आ रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है आपके सरफेस से और आपके नॉर्मल से 0 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। तो हम यहाँ पे यही चीज़ मेंशन करेंगे कि इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब भी किसी चीज़ का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है इस 0 डिग्री। एक चीज़ को समझाता हूँ मैं, इस बात को थोड़ी मतलब डिटेल में समझाता हूँ, ये समझो पहले। ये ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का नॉर्मल बनाओगे ना, ब्लॉक का नॉर्मल इस तरह बनेगा, ये ब्लॉक का नॉर्मल है, ठीक है। सरफेस के साथ ब्लॉक का नॉर्मल 90 डिग्री के ऊपर होता है, हमने ब्लॉक का नॉर्मल बना लिया। लेकिन अगर कोई लाइट रे इस तरफ आके इस तरह इसको हिट करती है और बिल्कुल सीधी चली जाती है, यानी बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर आती है, तो बोला जाता है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो 0 डिग्री है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बेसिकली द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब अगर आप देखो नॉर्मल के ऊपर ही है बिल्कुल, ये नॉर्मल के ऊपर ये रे आ रही है, इसलिए हम बोलते हैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 0 डिग्री है। सरफेस के साथ ये रे 90 डिग्री के ऊपर है, लेकिन नॉर्मल जो आपने बनाया था उसके साथ ये एंगल जो है वो 0 डिग्री है। ये बात समझना इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक आया हुआ है, अब ये ग्रैंड टेस्ट के अंदर मैंने दिया भी था, तो ये बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर आएगा, ठीक है।
ऑन फिगर 4.1 कंप्लीट द पाथ ऑफ अ रे अलोंग द थ्री अलोंग द रे 3। अब इसका अलोंग द रे 3 हमने पाथ कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मामला हो सकता है हमारे लिए, बट दैट्स ओके। इसका ये ख्याल करना है यार कि जितने एंगल के ऊपर जो है ना हमारा ये वाली रे बैंड हुई है, उतनी ही एंगल के ऊपर ये वाली रे बैंड हो। थोड़ी चालाकी का मामला करते हैं और होशियारी का मामला आप ये कर सकते हो कि यार थोड़ा सा सिचुएशन को समझो। सिचुएशन कह रही है ये सीधा है, इसके बाद ये यूं करके बेंड हुआ, इनके दरमियान का डिफरेंस देखो कितना आया। इसके दरमियान का जो डिफरेंस आया वो तकरीबन, अगर मैं स्केल से मेजर करूं, तकरीबन जो है मेरे पास है 1 तकरीबन 1.0.1 0.1234 और 0. मतलब जितना मेरे पास यहाँ का डिफरेंस आएगा ना, उतना ही मेरे पास यहाँ का डिफरेंस भी आएगा। ये थोड़ा सा मतलब समझ लो कि होशियारी वाली बात है। 1 2 3 4 4.5, तो 0.5 1 2 3 4, यानी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आएगी रे। तो रे का एक पॉइंट मुझे मिल गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से पकड़ोगे। अच्छा, बहुत सारे जो समझदार होगी ना हमारी आवाम, वो क्या करेगी, वो एंगल्स के थ्रू काम करना शुरू कर देगी। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, अ लॉट ऑफ योर टाइम। ये आपने बना दी, ये मैंने बगैर जो है समझो एक तरीके से पैटर्न ड्रॉ कर दिया इसका। अब हल्का सा इसमें फ़र्क आया है, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि मैंने जो है इसको परफेक्टली ठीक करा ही नहीं करा। ये 4.5 था, तो ये मैंने कहाँ बनाई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, थोड़ी सी रे उधर की तरफ। खैर है, डेट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं, चलेगा। और फिर ये बैंड हो जाएगी किस तरफ, ये बिल्कुल उसी तरफ बैंड हो जाएगी जिस तरफ ये वाली रे बैंड हुई है। ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बना दोगे, सीधा ख़त्म, कहानी ख़त्म। ये इसकी रे इस तरह से बन जाएगी, सही है भाई। अब आप रे का पैटर्न भी देख सकते हो, आपको सिमेट्री भी समझ में आ रही होगी, इसकी क्या सिमेट्री ठहरी है, ठीक है। ये बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म के क्वेश्चन है जो लाइट के अंदर आते हैं। तभी मैंने लाइट को बोला था कि लाइट जो है ना, लाइट जो है आपका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है एटीपी का। अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हमने 4। हाँ प्लीज़ बोलें। सर क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा दोबारा आप उसी को ऊपर से समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तुमने लेट ज्वाइन किया था, इसलिए समझ नहीं आया ऐसे। नहीं, वो ज्वाइन कर लिए, समझ नहीं आ रहा था जी चलो, वाला। अच्छा देखो यार, इसमें ऐसा है कि भाई ये जो आपका एक लेंस है ना, जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से लाइट रे निकल रही होंगी, और रे निकल के जो है ना यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेज बना रही है। अब देखो यहाँ पे इमेज ब्लर इमेज है, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला कि आपने जो है ना वो डिस्टेंस मार्क करना है जो कि आपका ऑब्जेक्ट से लेंस के दरमियान है। तो ऑब्जेक्ट से लेंस के दरमियान का जो सेंटर का डिस्टेंस है ना, वो मैंने मार्क कर दिया इधर U15 के नाम से, ये 15 सेंटीमीटर। पहला काम मैंने ये कर दिया। दूसरा वो बात बोल रहा है, द इमेज ऑन द स्क्रीन इज़ नॉट क्लियर, जो आपकी इमेज है स्क्रीन के ऊपर वो क्लियर नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसकी क्लियर करने के लिए हमने क्या बोला, इसको क्लियर करने के लिए जो आपकी स्क्रीन है इसको आप अलोंग द रूलर मूव कर सकते हो। तो जब आप रूलर को मूव करोगे तो आपकी जो स्क्रीन के ऊपर इमेज है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा उसने बोला है द सेंटर ऑफ द इमेज इज लेवल। अब जो सेंटर है ना इमेज, अब ये जो लेंस का जो सेंटर है और जो इमेज का सेंटर है वो दोनों लेवल नहीं है, वो एक ऊपर एक नीचे। इसको सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो अब इस इमेज को नीचे लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो इमेज है वो आपके सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई मैंने जो है ना, अब आप बोल रहे थे ना कि भाई आप फोकस को सही करने के लिए अपनी स्क्रीन को मूव कर लो। तो मैंने स्क्रीन को मूव करा, और स्क्रीन को मूव करने के बाद जो मेरे पास परफेक्ट वैल्यू आ रही है, जिसके ऊपर मेरे पास पूरी फोकस इमेज आ रही है, वो आ रही है मेरे पास 45.1। तो आपने 45.1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया, उसने बोला था आप इसको लिखो। फाइनली वो बोलता है कि आपने वी डिस्टेंस निकालना है। अब वी डिस्टेंस है क्या, वी डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ बेसिकली इमेज फ्रॉम लेंस, लेंस और इमेज के दरमियान का डिस्टेंस है। अब बात को गौर से सुनना,
0 से लेके 40 यहाँ तक 45.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, जिसका लेंथ से लेके यहाँ तक यू आपका 15 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू आपका स्क्रीन कितना हो जाएगा? आप सिंपल 45.1 को 15 से माइनस करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 30.1 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा लेंस से लेके आपकी स्क्रीन तक का डिस्टेंस। आपने लेंस से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस निकाल दिया। हाँ भाई अब्दुल्ला, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। फिर 15 सेंटीमीटर यू की वैल्यू लिखी, 30.5 सेंटीमीटर वी की वैल्यू लिख ली। उसके बाद वो बोले ग्राफ प्लॉट करो भाई। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट करने का तरीका तुम लोग को ऑलरेडी बताया भाई। उस हिसाब से तुमने एक कर्व ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब जब तुम लोगों ने कर्व ग्राफ प्लॉट कर दिया, अब क्या होगा? अब होगा ये कि अब वो आपसे बोल रहा है कि भाई 2 प्रैक्टिकल टेक्निक बताओ अपने एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेट करने की। एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट करने की एक टेक्निक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई आप मल्टीपल रीडिंग लो और एवरेज ले लो, कितना ये यूनिवर्सल जवाब है एटीपी के अंदर। दूसरा टेक्निक क्या है आपका? दूसरा ये है कि पैरेलैक्स एरर आप अवॉइड करो। किस तरह अवॉइड कर सकते हो पैरेलैक्स एरर? बाय कीपिंग द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द रीडिंग। ये वाला पॉइंट आप तब लिखोगे जब कोई भी रीडिंग आपको रीड करनी होगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे स्केल से कोई रीडिंग रीड करनी है आपने कोई बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर है उससे कोई रीडिंग रीड करनी है आपने, तो वहाँ इस तरह की चीज़ों से जब आपने कोई रीडिंग रीड करनी होती है तब आप जो है ये वाला पॉइंटर आप लिख सकते हो बगैर मसले के, ठीक है। फाइनली वो आपसे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन u इक्वल्स टू v, यानी u v के बराबर आएगा, यानी ग्राफ के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके अंदर जो है ना u और v की वैल्यू, वो दोनों वैल्यूज आपकी सेम हो जाएंगी, ठीक है। u और v की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। अगर हम जो है थोड़ा सा इसको देखें तो तकरीबन जो है आपका u और v की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर के ऊपर सेम हो जाएंगी। 10 सेंटीमीटर u और v की वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। जब 10 सेंटीमीटर में u और v की वैल्यू सेम हो जाएगी तो आप उस u की और v की वैल्यू सेम जो हो जाएगी उसकी वैल्यू को आप पिकअप कर लोगे, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, आपने f की वैल्यू निकालनी है, तो f विल बी इक्वल टू u/2। अभी u की वैल्यू आपने 10 निकाल दी, 10 डिवाइड बाई 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने ग्राफ से वैल्यू पिक करके अपने ये वाला पार्ट को सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? आंसर तो 7.5। आंसर मैंने जो लिखा है ना यहाँ पे, ये वो इसलिए मैंने पहले ही बताया था, मैंने ग्राफ प्लॉट नहीं करा है। ये ग्राफ प्लॉट करके आपने काम करना है, मैंने सिर्फ तरीक़ेकार समझाया है, ठीक है। मेरा काम से तरीका समझाना है ना, तो मैंने सिर्फ तरीका समझा दिया। अगर ग्राफ प्लॉट करता तो परफेक्ट वैल्यू आती, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो रुक सकता है, अदरवाइज एवरीवन इज अलाउड टू लीव।